प्रणाम आचार्य जी। अभी तक का ऐसा जीवन लग रहा है कि पूरा व्यर्थ ही चला गया और व्यर्थ ही जा रहा है। और पास्ट की इसमें जो दो मेन घटनाएं हैं मेरे जीवन की, वो मेरी पढ़ाई रही है और मेरे सिस्टर की शादी। पढ़ाई सर इसलिए कि मेरे घर की फिनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ज़बरदस्ती बोल के मुझे बीटेक करना था और मैं पढ़ने में भी बहुत ही बिलो एवरेज रहा हूँ। तो मैंने ज़बरदस्ती बीटेक की और उसके बाद में जॉब भी लिया, पीएसयू में भी वर्किंग हूँ। और देन मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसकी शादी के लिए फिर लोन वगैरह लेना पड़ा, तकरीबन 8-9 लाख का। तो इसी के इर्द गिर्द मेरा अभी तक लाइफ चल रहा है, लेकिन मतलब कुछ समझ नहीं आया कि लाइफ क्यों चल रहा है अभी तक। जब से लास्ट 2 ईयर्स तकरीबन मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मतलब अजीब सा ही उलझन रहता है कि व्यर्थ ही जा रहा है, जो कुछ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है लाइफ में। हम पैदा होते हैं एक भूख के साथ, ठीक है, और वो भूख कहती है कि ज़िंदगी में कुछ चाहिए। मन को सोचने के लिए कुछ चाहिए, हाथों को करने के लिए कुछ चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, और ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। तो हर व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी चीज़ से तो भर ही रखा है। सवाल ये है कि किससे। और जिस चीज़ से तुम अपनी ज़िंदगी को भर देते हो, वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है, वही पूरी राम कहानी बन जानी है, वही कुंडली बन जानी है, वही नियति बन जानी है। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इससे ज़रूरी और कोई बात है ही नहीं कि हमें पता हो कि हमने किस चीज़ से ज़िंदगी को भरा, और जिस भी चीज़ से भरा है उसमें हमारा चुनाव शामिल है। यूं ही नहीं होता है कि कुछ आ गया जीवन में। जीवन में जो कुछ भी आना चाहता है वो अधिक से अधिक दरवाजे पर दस्तक देता है। आता तो भीतर आपकी अनुमति से ही है। अब कह रहे हो पढ़ाई महत्वपूर्ण है, उस पढ़ाई का कुल नतीजा शायद तुमने ये लिया है कि तुम्हारी पीएसयू में नौकरी लग गई है। उस नौकरी के बारे में कह रहे हो कि उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज़ कह रहे हो कि बहन की शादी के लिए 8-10 लाख कर्जा ले रखा है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई नहीं है क्या? देख नहीं रहे हो जीवन को किस चीज़ से भर दिया है? पढ़ाई कुल करी है नौकरी के लिए, और नौकरी का इस्तेमाल हो रहा है कर्जा पटाने के लिए। अब वो नौकरी तुम करना नहीं चाहते, लेकिन कर्जा ले रखा है तो तुम्हें वो नौकरी करनी ही पड़ेगी। और अब ये कथा बन गई तुम्हारी, अब बन गई, क्योंकि लिया है तो लौटाना पड़ेगा। चाहे लोगों से लिया हो, बैंक से लिया हो, जहाँ से भी है, बिना लौटाए तो बच नहीं सकते। और ये हम सबकी कहानी है। कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, और फिर वो चीज़ एक चीज़ नहीं होती है। वो चीज़ आगे के लिए न जाने क्या बन जाती है। पिछले शिविर के बाद यहीं ऋषिकेश में कैंप के प्रतिभागी थे, वो ज़रा सा मिले मुझसे बाहर, दुखी थे बहुत अपने लड़के को लेकर के। लड़का उनका 15 साल करीब का। तो बताने लग गए, ऐसा करता है, वैसा करता है, एकदम बिगड़ गया है, और अब बहुत सारे पैसे मांग रहा है न जाने क्या करने के लिए। कह रहा है इधर उधर जा कर के पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा। फिर वो उसकी फ़ोटो दिखाने लग गए बचपन की, जिसमें वो बड़ा मासूम सा है, और उनकी चौथी औलाद है वो।
मैंने पूछा जब इसको पैदा करा था तो यही सोचा था ना कि ये जो मासूम सा दिखने वाला नन्हा सा बंडल है इसको पैदा करा है। तब ये भूल गए कि तुम जिसको पैदा कर रहे हो वो अभी 50, 60, 70 साल आगे चलेगा। प्रकृति का विधान तब एकदम नज़रअंदाज कर दिया था। तुम्हें लगा था आज की बात है बस, करना ही क्या है, बच्चा पैदा कर डालो और उसकी फ़ोटो खींच लो मासूम सी, बंडल ऑफ जॉय आ गया है। तब नहीं सोचा था कि वो बंडल ऑफ जॉय एक दिन 14 साल का भी होगा। लेकिन जब आप इस तरह के निर्णय ले रहे होते हैं तो ये तो सोचते ही नहीं हैं कि उसका आपको परिणाम अभी आगे बहुत दिनों तक भुगतना है। कल्पना भी नहीं करते। आप में से जो लोग अभिभावक हों या अभिभावक बनने की तैयारी में हों, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जब ये ख्याल करते हो कि घर में बच्चा आएगा तो कभी ये भी ख्याल आता है कि वो एक दिन 15 साल का खच्चर बन जाएगा और खून पी रहा होगा? तब ख्याल ही नहीं आता ना। आप कहेंगे नहीं नहीं हमारा वाला नहीं बनेगा, सबको यही लगता है हमारा वाला नहीं बनेगा। और जो कह रहे होते हैं कि हमारा वाला खून नहीं पिए होगा, उनकी हकीकत ये है कि उन्होंने खुद भी अपनी 15 साल की उम्र में अपने माँ बाप का पिया होता है। लेकिन फिर भी पूरा भरोसा होता है कि हमारी कहानी तो दूसरी होगी। इस भरोसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम उस कहानी के विषय में सोचते ही नहीं हैं, हम बस कुछ कर डालते हैं। क्यों कर डालते हैं भाई? कह रहे हो कि बहुत अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं हो तो काहे के लिए 10 लाख रुपए उड़ा दिए, वो भी कर्जा लेकर के? तब एकदम नहीं सोचा ना। तब तो लगा कि आज की रात बस किसी भी तरीके से चमकदार होनी चाहिए, जितनी भी हो सकती है 8-10 लाख में। 8-10 लाख में बहुत चमकदार तो होगी भी नहीं, पर जितनी भी हो सकती है उतनी तो होनी ही चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, और बाद में जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे मैं उन सबसे भी बात कर रहा हूं। गेंद को ढलान पर छोड़ देना आसान है, लेकिन ढलान पर छोड़ने के बाद वो कितनी गति पकड़ेगी और किस दिशा जाएगी ये आपको पता होता है। जिंदगी फिर वैसे ही ढलती है गेंद की तरह, और बहुत गति से ढलती है, ढलती ही जाती है। और फिर आप कहते हो हम क्या करें, ये तो किस्मत की बात है, हमारी तकदीर ही ऐसी नहीं। तकदीर ऐसी नहीं है, फैसला आपने लिया था। बस ये है कि जब ये फैसला लेने का मौका हो कि गेंद को छोड़ देना है या नहीं, तब फिर भी अपेक्षाया रिलेटिवली आसान होता है ये तय करना कि नहीं छोड़ना है। लेकिन बाद में अगर कभी आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि छोड़ी हुई चीज़ जो अब ढलान पर गति ले चुकी है उसको रोकना है, तो वो फैसला लेना और मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ढलान अंतहीन है, मामला कहीं तक भी जा सकता है। बाद में अपने लिए दिक्कतें खड़ी करो, इससे पहले ही जरा सोच लिया करो ना। लेकिन प्रकृति जब भी आपसे कोई बिल्कुल अंधा काम करवाना चाहती है तो पहली चीज़ ये करती है कि आपके मन में विचार की शक्ति खत्म कर देती है, आपको विवेक शून्य कर देती है। आप न तो पीछे की गलतियों से सबक लेना चाहते हो, न भविष्य का सोचना चाहते हो। आप बस उस क्षण में कुछ अंधाधुंध कर डालना चाहते हो। और अब तो उसके लिए एक आध्यात्मिक जुमला भी है, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो।
आगे की काहे को सोचना, काहे भाई वर्तमान में जो लोन लिया है वो आगे नहीं चुकाओगे तो आगे की कैसे नहीं सोचें। इन्होंने जब कर्जा उठाया होगा तो उस वक्त जो बैंक का कर्मचारी इनको कर्जा बेच रहा होगा उनके भी टारगेट होते हैं। उस वक्त बैंक का जो कर्मचारी इनसे कह रहा होगा कि ले लीजिए पर्सनल लोन या जो भी ले लीजिए, उसने बिल्कुल यही कहा होगा कि अरे साहब कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल तो आप आज में जिए, अभी में जिए, मेक इट बिग राइट नाउ, लिव इन द प्रेजेंट। फिर उसका नतीजा समझिए क्या होता है। नतीजा ये है कि जो संसाधन आपकी बेहतरी में जा सकते थे वही संसाधन आपके चले जाते हैं आपको बंधक रखने में। हम अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ही फंसाए रखने में। हमने अपने कैद के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं खुद ही, हाँ साहब मैं 10 लाख का कर्जा ले रहा हूं। आपके पास करोड़ों होते, आपने खर्च कर दिया होता, मैं नहीं कह रहा हूं, पर आपकी स्थिति मैं समझ रहा हूं। आपकी स्थिति यह है कि उस एक निर्णय की वजह से आज आपको रोज रोज एक ऐसी नौकरी झेलनी पड़ रही है जो आप झेलना नहीं चाहते। उस पैसे की पहली बात आपको ज़रूरत नहीं थी, और अगर आपको 10 लाख कहीं खर्च करने भी थे तो किसी बहुत ऊंचे काम में भी तो लगा सकते थे ना। ये नतीजा होता है किसी ढंग के काम में पैसा न लगाने का। तुम उस पैसे को लगाते हो निहायत ही किसी घटिया काम में। कहाँ लगाते हो उसकी इन्होंने सूची एक कहीं से स्क्रीनशॉट बना कर दी है। वेडिंग वेन्यू में लगाते हो। कितना काम आ रही हो वेडिंग वेन्यू आज तुम्हारे, बताओ तो। और ये तो फिर भी छोटे खिलाड़ी, इन्होंने 10 ही लाख लगाए। इसी जगह पर आप लोगों में से लोग बैठे होंगे जो करोड़ों के खिलाड़ी भी होंगे। केटरर, वेडिंग प्लानर, फॉलोइंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, स्पेंड ऑन वेडिंग इनविटेशन। ऐसे ऐसे वेडिंग इनविटेशन चल रहे हैं जो 2-2 हज़ार रुपए का एक है। उसको खोलो तो उसमें से गाना बजता है, अंदर पेन ड्राइव रखी होती है। वो तो गया जमाना कि निमंत्रण पत्र आता था, वो पत्र जैसा उसमें अब कुछ नहीं है। वो पूरा एक हाईटेक तमाशा आपके घर भेजा जाता है, लीजिए 2-2 हज़ार का एक एक तमाशा। कॉन्ट्रैक्ट फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, प्रिपेयर फॉर एंटरटेनमेंट, बुक योर मेहंदी आर्टिस्ट। इन सब लोगों की जाके गर्दन पकड़ो ना। तुमको आज रोज रोज एक ऐसी नौकरी पर जाना पड़ रहा है जो तुम करना नहीं चाहते। जाके इन लोगों की गर्दन पकड़ो ना, इन्हीं को तो दिए थे तुमने पैसे लाखों। गेट योर मेकअप आर्टिस्ट ऑन बोर्ड। ब्राइडल मेकअप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा छील देते हैं ब्राइड को। स्पेंड ऑन हनीमून, शॉप फॉर ज्वेलरी, शॉप फॉर योर अटायर, बुक एकोमोडेशन फॉर गेस्ट्स, शेड्यूल प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग शूट्स। ये करने का नतीजा है कि आज आप कह रहे हैं कि जिया नहीं जा रहा, न जाने कहां फंसा हुआ हूं। गुलामी
ऊपर वाले ने भेजी है तुम्हारे भाग्य में, या तुम खुद तैयारी कर करके गुलाम बनते हो? बोलो। फिर बोल रहा हूँ, ये बात सिर्फ आप पर लागू नहीं होती। कष्ट तो नहीं हो रहा है? खरी खरी बात बोल रहा हूँ, सुनने को राजी हैं तो ही आगे बोलूँ। सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा हूँ, हर उस आदमी से बोल रहा हूँ जो अपनी जीवन ऊर्जा और संसाधनों का व्यय गलत जगहों पर कर रहा है। इन्होंने तो फिर भी बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात सामने रख दी। ज़्यादातर लोग इनसे कहीं ज़्यादा, कई गुना खर्च कर रहे होते हैं। न वो खुद जानना चाहेंगे, न दूसरों के सामने स्वीकार करना चाहेंगे कि अपना सब कुछ वो बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बादी में, फिर कह रहा हूं, बर्बादी में इतना ही होता है कि तुमने वो रुपए उड़ा दिए होते तो नुकसान कम होता। तुमने रुपए उड़ाए नहीं हैं, उन रुपयों से तुमने अपने लिए जंजीरें बनाई हैं, और वो जंजीरें अब तुम्हें जिंदगी भर पकड़े रहेंगी। उन रुपयों में सिर्फ आग लग गई होती, वो रुपए चोरी हो गए होते तो वो छोटा दुर्भाग्य होता। अभी तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। बात समझ रहे हो? जीवन ऊर्जा लगातार गति मांगती है। उसे गतिज होना है, गतिमान होना है, उसे किसी न किसी दिशा में जाना जरूर है। और दिशाएं तो देखो दो ही होती हैं, या तो ऊपर या नीचे। ऊपर नहीं भेजोगे तो उसका नीचे अपने आप चले जाना तय है, डिफॉल्ट है, वो होके रहेगा। जो कुछ भी है तुम्हारे पास, समय, संसाधन, बुद्धि, विचार, रुपया, पैसा, उसको किसी ऊंची जगह नहीं लगाओगे तो तुमने अपने लिए नरक तैयार कर लिया, क्योंकि अब वो अपने आप किसी घटिया जगह लगेगा, वो पड़ा नहीं रहेगा। भूल जाओ कि वो पड़ा रहेगा। मन है, उसमें अगर कोई ऊंचा विचार नहीं चल रहा होगा तो कोई घटिया चीज अपने आप नाचने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि मन खाली पड़ा रहेगा। ये होता है जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य, कोई ऊंचा मिशन नहीं होता। फिर इस तरह की बातें आपको पकड़ लेती हैं, और ये हर आम आदमी का जीवन है। जीवन नहीं है, जीवन की बर्बादी है। कभी देखा है कि घर में जब कोई जरूरी काम आ जाता है तो किस तरह अनाप शनाप खर्चे बंद हो जाते हैं? सोचो, देखा है कि नहीं देखा है कि जब कोई जरूरी काम आ जाता है तो अपने आप जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। होता है कि नहीं? सोचो, ठीक है। और जरूरी काम आ जाए तो और भी जो व्यर्थ खर्चे थे वो बंद होने लग जाएंगे। होने लग जाएगा कि नहीं? होने लग जाएगा ना। तो ऐसे चलता है। और जो खर्चे तुम बंद कर देते हो किसी जरूरी काम के आने पर, वो खर्चे क्या पहले पता चल रहे थे कि बेवजह हैं? जब कर रहे थे उन खर्चों को तो क्या लगता था कि ये तो जरूरी खर्चे हैं, तो होने ही चाहिए। लेकिन जब जिंदगी में कुछ आ जाता है कीमती, आवश्यक, तो अपने आप फिजूल खर्चे बंद हो जाते हैं। यही सूत्र है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जीवन में फिजूल क्या है, कचरा क्या है, जब तक कोई जरूरी चीज जीवन में लाओगे नहीं। उस जरूरी चीज का फायदा यही होता है कि वो हर फिजूल चीज को तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर देती है। वास्तव में फिजूल चीज फिजूल है, ये पता ही तब चलता है जब कोई ऊंची चीज जीवन में आ जाती है। नहीं तो फिजूल चीज ही ऊंची लगती रहेगी। यही लगता रहेगा कि वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है, इससे ज्यादा आवश्यक क्या हो सकता है। और इस बात को तो हमने मान्यता दे ही रखी है ना। अभी आप किसी को फोन करें और वो बोले, अरे भाई साहब सॉरी, मैं आपसे 10 दिन से बात नहीं कर पाया, वो ज़रा घर में शादी थी, मैं व्यस्त था। तो आप भी तुरंत क्या बोलते हैं? हाँ, अरे 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 अरे, नहीं ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। तुरंत आप भी इस बात को मान्यता दे देते हैं कि घर में कोई बहुत ज़रूरी चीज़ थी, तो फिर तो जायज़ है कि ये व्यस्त थे और ये मुझे कॉल नहीं कर पाए। इस बात को स्वीकृति तो आप नहीं दे रखी है ना।
बात ये नहीं है कि आपने इस चीज़ को स्वीकृति उस व्यक्ति की ज़िंदगी में दे रखी है। जैसे आप उससे बोल रहे हो ना कि नहीं 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 कोई बात नहीं, फिर तो वही चीज़ आप अपने आप से बोलते हो कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके आगे तो बाकी सब काम छोटे हैं। तो घर में शादी है तो कर्मचारी दफ्तर में काम नहीं करेगा, उसका बॉस भी उसे फिर कुछ नहीं बोलता, अरे इसकी अभी बेटी की शादी है, 8-10 महीने काम नहीं करेगा। पड़ोसी कुछ नहीं बोलता, वो शोर मचाने लगे, कुछ करने लगे, मोहल्ले में गंदगी करने लगे, सड़क पे तंबू गाड़ दे, पड़ोसी भी माफ कर देते हैं, कहते हैं बड़ा ज़रूरी काम है, बड़ा ज़रूरी काम है। और शादी का उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी इन्होंने उठाया है, शादी की तरह ही और न जाने कितने व्यर्थ काम हैं जिनमें हमारी जिंदगी अपव्यय होती ही रहती है और होती ही रहेगी जब तक उनसे ऊंचा कुछ आप जीवन में लेकर के नहीं आते, तब तक यही लगते रहेंगे कि नंबर 1 के काम है। एक बार मैंने कहा था कि इस देश की आधी ऊर्जा तो रुलाई, शहनाई और विदाई में बहती है, इसी में। एक आम आदमी की जिंदगी में इससे बड़ा एजेंडा कुछ होता ही नहीं है। शहनाई बजे, विदाई हो, इत्यादि इत्यादि और ये सब कार्यक्रम। जैसे हम पैदा ही इसीलिए होते हो। मैं बैंकों का एनपीए बढ़ाने के पक्ष में तो हूं नहीं। तो बेटा सबसे पहले तो जो लिया है वो चुकाओ। और अगर कुछ दबाए बैठे हो इधर उधर एसेट्स और रिहाई अपनी तत्काल चाहते हो, तो वो जो तुम्हारे तथाकथित एसेट्स हैं उनको बेचकर जल्दी से ये ऋण चुका दो। पर उसमें ही बता देता हूं, चुकाना तो पूरा चुकाना। आधा चुकाने में जानते हो क्या होगा? अगर 10 लाख प्रिंसिपल था और तुमने आधा भी चुका दिया तो प्रिंसिपल 8 लाख बचा रहेगा। वो कहेंगे तुमने जो 5 लाख दिया उसमें से 3 लाख इंटरेस्ट पटाने में गया, प्रिंसिपल तुम्हारा 2 ही लाख कम हुआ। तो 10 लाख अगर लिया था तुमने ऋण, तो अभी 8 लाख बाकी है, 8 लाख अभी और चुकाओ। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कर्ज छोटी चीज नहीं होती है। बैंक भी तुम्हारे ही जैसे हैं, उन्हें भी अपनी बहनों की शादी करनी है, तो उन्हें भी तो बढ़िया इंटरेस्ट कमाना है ना। उन्हें पसंद ही नहीं आता कि कोई लोन का प्रीपेमेंट कर दे। तो ये सब कर पाने की तुम्हें लेकिन ताकत तभी मिलेगी जब तुम्हारे सामने एक स्पष्ट साकार लक्ष्य हो। सिर्फ उसी को समर्पित होके उसी की सेवा में तुम कोई कड़ा कदम उठा पाओगे। नहीं तो जिंदगी जैसे चल रही है लुचुर लुचुर ऐसे ही चलती रहेगी, सबकी ऐसे ही चलती रहती है। मुश्किल थोड़ी होता है 60 साल 80 साल काट देना, ऐसे ही धीरे धीरे घिसटती रहेगी, मौत आ जाएगी, खत्म। अगर यहाँ आए हो शिविर में तो इतना तो समझते होगे ना कि ज़िंदगी में करने वाली ऊंची चीज़ें क्या होती हैं। उसमें से जो भी तुम्हें मुनासिब लगे उसको अपनाओ, और अपनाओ सिर्फ मन भर से नहीं, तन से भी और धन से भी। वो घटिया पारो वाला प्यार नहीं कि देवदास मन से तो तुम्हारी हूं पर मेरा तन और धन किसी और का है। तो किसी ऊंचे लक्ष्य को ढंग से समर्पित हो जाओ, फिर अपने आप समझ जाओगे कि ये कर्ज वगैरह जल्दी खत्म करना है, उसको जल्दी से पटाओगे और एक सही जिंदगी की दिशा में अच्छे से आगे बढ़ोगे।